हाँ जी, आइएगा। आज अपने है ना अपना क्लास 11 आईएससी का एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को देखने वाले हैं। आपके फ्रैंक का चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। वॉल्यूम वाइज अगर बात करें ना बच्चा, तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू ये है कि मैक्सिमम बच्चे इस कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने लगते हैं एंड वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अपने को लर्न नहीं करना है, अपने को कोशिश करना है कि हम लोग उस कॉन्सेप्ट्स को कंसेप्चुअली क्लैरिटी के संग समझें, ठीक है। आइएगा देखते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे पहला चीज जो हम लोग को देखना है वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि तुमको ज्यादा मजा आए। ये है एक छोटा बच्चा राजू। शाम का टाइम हुआ, इसका चटोरापंती चालू। इसको मन कर रहा है कुछ कुछ खाने का। ये अपने मम्मी के पास गया, मम्मी मम्मी मेरे को पैसे दो ना, मेरे को कुछ खाना है। इसकी मम्मी अच्छी मम्मी है, इसकी मम्मी 100 रुपया इसको दे दी कि जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, जो खाना है खा ले। अब ये निकला मार्केट में। मार्केट में इसको 3 अलग अलग चीज का शॉप दिख रहा है, मोमो, डोसा और चाउमीन। अब ये बच्चा है, इसको मन क्या कर रहा है? तीनों खाने का। बच्चा है ना, मार्केट में निकला, इसको मन कर रहा है एक प्लेट मोमो भी ले लेता हूँ, एक प्लेट डोसा भी ले लेता हूँ, एक प्लेट चाउमीन भी ले लेता हूँ। कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता है, बच्चा है। लेकिन मोमो का प्राइस है 80 रुपीज, डोसा का प्राइस है 90 और चाउमीन का प्राइस है 100। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये तीनों आइटम ले सकता है? यस या नो? नो, डेफिनेटली नो। व्हाई? ये छोटा बच्चा है, इसके पॉकेट में कितना रुपया है? इसके पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है। अब ये जो 100 रुपीज है ना, हम इसको बोल सकते हैं इस बच्चे का रिसोर्स। क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज जिससे तुम सामान खरीदेगा, एक्सचेंज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, कोई भी चीज। तो ये बच्चे के पास रिसोर्स के नाम पे क्या है? 100 रुपीज। लेकिन इसका मन क्या चाह रहा है? इसका मन चाह रहा है मोमो, डोसा, चाउमीन सब खाने का। ये जो मन चाह रहा है, ये जो मन चाह रहा है, इसको हम बोल सकते हैं वॉन्ट्स। हाँ या ना? बच्चा का रिसोर्स कितना है? 100 रुपया। लिमिटेड है, 100 से ज्यादा 101 भी नहीं है। तो रिसोर्स इसका लिमिटेड है, लेकिन इसका वांट पे कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको अभी 3 दुकान दिख रहा है, ये तीनों खाने का इसका मन कर रहा है। अगर एक चौथा दुकान दिख जाए ना, तो इसका चारों खाने का मन करेगा। वांट्स पे कोई लिमिट ही नहीं होता है, जितना मिलता है उतना और चाहिए होता है। इस बच्चे के संग भी यही हो रहा है। अब ये बच्चा असमंजस में पड़ गया। क्या असमंजस में पड़ गया? कि कौन सा आइटम ले, कौन सा आइटम छोड़े। रिसोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन वांट्स पे लिमिट नहीं है। अब तीनों तो नहीं ले सकते बिकॉज मेरा रिसोर्स लिमिटेड है, लेना कोई एक पड़ेगा। यहां पे ये बच्चा को एक डिसीजन लेना होगा कि कौन सा आइटम को वो चूज करेगा। करेक्ट? एंड इसी को बोलते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट arises because our wants are unlimited whereas the resources we have are limited. हर किसी के लाइफ में यही दिक्कत है। मेरे पास 1000 रुपया है, मेरे को चाहिए एंडलेस सामान, हम नहीं ले सकते। 1000 रुपया का बजट है, उसी में कुछ लेना होगा। तो यहाँ पे मेरे को चूज करना होगा अमॉन्ग द वेरियस वॉन्ट्स आई एम हैविंग कि हम अभी कौन सा लेंगे। जिस तरह इस बच्चे के जीवन में दिक्कत है, वैसे ही सबके जीवन में दिक्कत है। हर किसी को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर है क्या? डन। आओ देखो अब क्या बोल रहे हैं, नोट्स पे आ जाएंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्शन वर्ड क्यों लिखा है यहाँ पे मैम? कुछ नहीं, ये बच्चा तो चलो एक कंज्यूमर था, सेम वे एक प्रोड्यूसर के जीवन में भी यही दिक्कत है। प्रोड्यूसर को ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, लेकिन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो रिसोर्स चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो लिमिटेड है। अब वो लिमिटेड रिसोर्स में से उसका जो जो वांट्स है, उसमें से कौन सा कितना कितना पूरा करेगा, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
जब वो चूज करेगा कि वो कौन सा रिसोर्स बनाएगा, कौन सा छोड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हर इंसान को फेस करना पड़ता है, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो। प्रोड्यूसर को दीदी क्यों फेस करना होता है? बनाने के लिए पैसा चाहिए, अकाउंट्स में आप पढ़ते हो, बिजनेस करने के लिए कैपिटल चाहिए, वो भी तो लिमिटेड है ना। अब मेरा मन कर रहा है कि हम सारा आइटम बना के बेचे, तो बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, इन लोगों को पैसा चाहिए ना, उन लोगों को देने के लिए पैसा चाहिए। कैसे बनेगा सामान? ये पेन अगर बना होगा तो रॉ मटेरियल्स लाए होंगे तभी बना होगा, लेबर इसको बनाया होगा, लेबर को वेजेस दिए होंगे, तो पैसा चाहिए ना। बट पैसा तो प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड है, और प्रोड्यूसर का मन क्या है कि वो सब कुछ बना ले। तो क्या वो सब कुछ बना सकता है? आंसर इज नो। उसको चूज करना होगा कि वो कौन सा बनाएगा विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। और कंज्यूमर का तो हम लोग पूरा एग्जाम्पल देखे राजू के टर्म्स में, करेक्ट। तो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं ये इसीलिए अराइज होता है बिकॉज हमारे पास स्कैरसिटी है? हाँ, कमी है ना। आज राजू के जीवन में भी कमी था पैसों का, सिर्फ 100 ही रुपया था। हर किसी के लाइफ में स्कैरसिटी है, जिसके पास जितना ज्यादा है उसके लिए वही उतना कम है। तो बोलता है लॉ ऑफ स्कैरसिटी स्टेट्स दैट गुड्स आर स्कैर्स बिकॉज देयर आर नॉट एनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस ऑल द गुड्स। प्रोड्यूसर्स के पास उतना रिसोर्स ही नहीं है कि वो सारा गुड्स बना ले। अब जब वो सारा गुड्स बना नहीं पाएगा तो गुड्स तो स्कैर्स होगा ही। इकोनॉमी में गुड्स का कमी है। गुड्स का कमी इसीलिए है क्योंकि जो प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है उसके पास रिसोर्स ही नहीं है बनाने का। उसका मन तो कर रहा है सब बनाने का, बट उसके पास रिसोर्स नहीं है सब कुछ बनाने का, तो वो कैसे बनाएगा? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल सिंपल टर्म्स में बात कर रहे हैं अपने। फिर इसी का नाम बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव स्कैरसिटी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं। डन। फिर अलग से है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक मार्क्स का या 1.5 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। एक टर्म है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, आपको एग्जाम में पूछता है इसका क्या मतलब है। कुछ नहीं, इतना तो समझ आ गया कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज का कमी है, और मेरे पास 3 4 5 है अलग अलग ऑप्शन है जहां पे हम रिसोर्सेज को लगा सकते हैं। जैसे राजू के केस में, राजू के पास 100 रुपया था, राजू को 3 ऑप्शन दिख रहा था जहां वो 100 रुपया लगा सकता है, या तो डोसा में, या तो मोमो में, या तो चाउमीन में। 3 ऑप्शन उसको दिख रहा था, करेक्ट। अब राजू इन तीनों में से किस में लगा रहा है? मान के चलना राजू का सबसे फेवरेट, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला आइटम राजू के लिए मोमो है, और राजू अपना पैसा डोसा में लगा दिया, विच मीन्स राजू अपना पैसा बेस्ट जगह पे नहीं लगाया। बेस्ट जगह कौन सा होता है? जो हमको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, और राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट जगह मोमो होता। बट अगर राजू मोमो छोड़ के कहीं और पे पैसा लगाया, विच मीन्स राजू अपना पैसा सही जगह पे नहीं लगाया है। राजू का पैसा क्या है? रिसोर्स, यानी रिसोर्स सही जगह पे नहीं लगाया है। रिसोर्स सही जगह पे लगाने का मतलब होता है ऐसे जगह पे लगाना जिससे तुमको सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल यूज हो जाए। हम जब ऐसे जगह पे रिसोर्स लगाएंगे जो उस रिसोर्स का बेस्ट यूज हो, जिसमें मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन हो, उसी को हम बोलेंगे इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस मतलब अवेलेबल रिसोर्सेस should be allocated among different uses in such a way that resources are put to their best possible use. जितना भी रिसोर्स है उसको हम अगर इस तरीके से लगाएंगे कि वो उसका बेस्ट पॉसिबल यूज हो रहा है, तभी हम मानेंगे कि हम लोग रिसोर्सेस को क्या किए हैं? इकोनोमाइज किए हैं। मेरे को 3 चीज लेना है, लैपटॉप लेना है, आईपैड लेना है, मोबाइल फोन लेना है। मेरे पास पैसा एक ही चीज लेने जितना है, यानी मेरा रिसोर्स लिमिटेड है, मेरा वांट्स अनलिमिटेड है। और अभी मान के चलना मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट आईपैड है। हम अगर आईपैड लेंगे ना बच्चा, तो विच मीन्स कि मैंने अपना रिसोर्सेज को बेस्ट यूज किया है, मैंने अपने रिसोर्सेज को इकोनोमाइज किया है। अगर हम यहीं पे आईपैड छोड़ के कुछ भी और ले लिए ना, तो रिसोर्स यूज तो किया हो बट रिसोर्स का बेस्ट यूज नहीं हुआ है, बिकॉज फिलहाल के लिए बेस्ट यूज क्या था? आईपैड। लैपटॉप लेना गलत नहीं है, बट कंडीशन देखना होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी जरूरत आईपैड का था, तो बेस्ट यूज क्या होगा? आईपैड लेना। क्लियर है क्या? डन। आगे बढ़ेंगे। अब बोलता है ये तो समझ आ गया कि इकोनॉमी प्रॉब्लम होता क्या है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आता है।
तो ये आंसर अब आपको आएगा। क्यों आता है अभी पढ़े अपने। हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड, हमारा वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। करेक्ट, देखो अनलिमिटेड वॉन्ट्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, और वहीं पे जितना कम रिसोर्स है लेकिन रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज है। राजू का एग्जांपल याद करना, राजू के पास 100 रुपया है लेकिन उसके पास ऑल्टरनेटिव यूसेज है, मतलब या तो वो मोमो में लगा सकता है, या चाउमीन में लगा सकता है, या डोसा में लगा सकता है। आज अगर ऐसा होता, मान के चलना कि मोमो के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, 100 रुपया सिर्फ और सिर्फ मोमो में ही लगाया जा सकता, तब राजू को कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि राजू का माइंड पहले से सेट होता कि जो 100 रुपया उससे सिर्फ और सिर्फ मोमो ही ले सकते हैं। लेकिन राजू को पता है कि 100 से या तो मोमो, या तो डोसा, या तो चाउमीन कुछ भी ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, तभी राजू को दिक्कत हो रहा है चूज करने में। आज अगर डे 1 पे क्लियर होता ना कि सिर्फ और सिर्फ मोमो ही मिलेगा, तो राजू के पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता ही नहीं। चॉइस कब करना पड़ा? जब राजू को पता है वो 100 रुपया में से तीनों में से कोई भी एक चीज ले सकता है, जब उसको पता है कि उसके पास जो 100 रुपया है उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। क्लियर है क्या? तो दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। डन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एग्जाम में है ना, मैक्सिमम बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ कर देते हैं? एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसके बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं जिसको, और ये जो आप पढ़ेंगे ना ये दूसरा है, इसको बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तुम सिर्फ प्रॉब्लम वर्ड देख के कुछ भी लिख देते हो, ऐसा मत करना। प्रॉब्लम के पहले देखना तुमसे बेसिक प्रॉब्लम पूछ रहा है, सेंट्रल प्रॉब्लम पूछ रहा है, या इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूछ रहा है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस पूछा तो जो अभी तक पढ़े हैं वो लिखेंगे, पर अगर बेसिक या सेंट्रल प्रॉब्लम पूछा तो अब जो पढ़ेंगे वो लिखोगे। अब क्या पढ़ेंगे? बेसिक एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बेसिक एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ना होने को 3 ही है। दीदी मेरे को स्क्रीन में 6 दिख रहा है बट मेनली 3 ही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। आईएससी है ना अपने सिलेबस में 3 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ऐड करता है। मेजरली सेंट्रल प्रॉब्लम 3 ही है, और उसके नीचे आईएससी लिखता है देयर आर सम एडिशनल सेंट्रल प्रॉब्लम्स आल्सो, और फिर 3 एक्स्ट्रा ऐड करता है। अब एग्जाम में आपको क्या करना है? एग्जाम में है ना अगर डायरेक्टली ये मेंशन कर दे राइट द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो आपको पहला 3 ही लिखना है। बट कभी कभी एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं करता है, राइट द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो टू बी ऑन सेफर साइड हम ये बोलते हैं कि पहला 3 को अच्छे से डिटेल में लिख देना, और उसके बाद नीचे लिखना इन एडिशन टू दीज प्रॉब्लम्स देयर आर फ्यू अदर प्रॉब्लम्स आल्सो, और फिर नीचे वाला 3 को भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, सो दैट तुम सेफ साइड में रहो। क्लियर है क्या? हाँ, लेकिन अगर मेंशन कर दिया है कि 3 ही सेंट्रल प्रॉब्लम बताना है तब पहला 3 ही बताना, एनी 3 नहीं। हाँ, जब 3 बोलता है ना तो फर्स्ट 3 ही बताते हैं। फर्स्ट 3 प्रॉब्लम है क्या? What to produce and how much to produce. What to produce and how much to produce. फर्स्ट प्रॉब्लम होता क्या है सुनना। एक प्रोड्यूसर का बात करते हैं। एक प्रोड्यूसर है, उसके पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा रिसोर्सेज है जिससे वो प्रोडक्शन करने का सोच रहा है, और उसका मन है पेन बनाने का, पेंसिल बनाने का, स्केल बनाने का, इरेजर बनाने का, 4 चीज बनाने का मन है। लेकिन अभी अपने पढ़ के आए कि रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, वो चारों को एंडलेसली नहीं बना सकता। करेक्ट। उसको यहाँ पे चूज करना होगा कि वो चारों में से कौन सा बनाएगा। मान के चलना वो ये चूज किया कि वो पेन और पेंसिल दोनों बनाएगा, स्केल और इरेजर को छोड़ देगा, वो ये डिसाइड किया है। तो अब सेकंड क्वेश्चन आता है कितना पेन कितना पेंसिल। दीदी इक्वली बना लेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। हर प्रोड्यूसर अपना अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है कि कितना पेन बनाना चाहिए, कितना पेंसिल बनाना चाहिए, पेन से कितना रिटर्न आने का स्कोप है, पेंसिल से कितना रिटर्न आने का स्कोप है। तो एक प्रोड्यूसर के पास बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड होता है तो उसको डिसाइड करना होता है कि अमॉन्ग द वेरियस पॉसिबल ऑप्शंस वो कौन सा गुड्स बनाएगा, और वो जो बनाएगा उसको कितना कितना बनाएगा। क्लियर है क्या? ये डिसीजन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी एज अ प्रोड्यूसर तुमको चूज करना होगा कि तुम कौन सा लोगे और कितना बनाओगे। दीदी सारा जितना मन बना लो, नहीं बना सकते ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हाँ,
मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपया प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम 10,000 जितना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर मेरा मन है चारों बनाने का, तो हम चारों थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, बट क्वेश्चन ये है कितना कितना, पेंसिल कितना, पेन कितना, इरेजर कितना, स्केल कितना। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक। सेकेंड प्रॉब्लम आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस क्या बोलता है, कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मतलब बनाने का ना दो तरीका होता है अलग अलग। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम लोग एक्सक्लूसिवली लेबर को यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन। मतलब मशीन्स कम लगाते हैं, लेबर से ज्यादा काम करवाते हैं। और वहीं पे दूसरा टेक्निक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इस टेक्निक में हम लोग लेबर्स का कम यूज करते हैं, मशीन्स का ज्यादा यूज करते हैं। लेबर और मशीन दोनों ऑप्शन है, या तो लेबर से मैनुअली काम करवा लो या मशीन लगा लो। अगर ज्यादा लेबर लगा रहे हो तो तुम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो, और अगर ज्यादा मशीन लगा रहे हो तो तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हो। अब एज अ प्रोड्यूसर मेरे को ये डिसीजन लेना है, हम अपने प्रोडक्शन के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू जाएंगे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू जाएंगे। अब देखो हर सोसाइटी का अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का। अब सोसाइटी क्या होता है ये सब हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे, बट इन जनरल अगर बात करें तो कोई भी ये देखता है कि उसका कॉस्ट किसमें कम लग रहा है। अब जैसे ही मैं ये लाइन बोलती हूँ बच्चे बोलते हैं दीदी फिर तो लेबर ही लगाना चाहिए बिकॉज लेबर आर चीप। बेटा ऐसे नहीं होता है, लेबर चीप है, लेबर एक दिन का 800 रुपया लेता है, मशीन चलाने का 2,000 रुपया लगता है। मशीन महंगा है, लेकिन ये भी तो देखो मशीन एक दिन में कितना सारा सामान बना के दे देगा और लेबर एक दिन में उतना सामान बना के नहीं दे पाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। लेबर को हम लोग एक दिन में 800 रुपया देते हैं, मशीन पे हम लोगों का एक दिन में 2,000 का खर्चा है। ठीक। प्राइमा फेसी देख के क्या लग रहा है, मशीन महंगा है लेबर सस्ता है, लेकिन ये लेबर है ना पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट बना के देता है, और मशीन एक दिन में 100 यूनिट, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि मशीन फास्ट चलेगा। तो अब अगर पर यूनिट खर्चा देखो, 800 रुपया लेता है और 10 यूनिट बना के देता है, पर यूनिट कैसे निकलेगा, 800 बाई 10 80 रुपीज, और मशीन 2,000 रुपया लेता है लेकिन 100 यूनिट बना के देता है, तो पर यूनिट खर्चा क्या बैठेगा, 20 रुपीज। तो देखो प्राइमा फेसी लग रहा था मशीन महंगा है, बट एक्चुअली में मशीन महंगा नहीं है। तो सिर्फ रेट नहीं देखना है, पर यूनिट कॉस्ट देखना है कि एक यूनिट पे कितना खर्चा लग रहा है। और एनीवेज बहुत सारा अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हर प्रोड्यूसर अपने अपने एंड में अपना अपना कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू जाएगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के थ्रू जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये एक प्रोड्यूसर के जीवन में दूसरा दिक्कत है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, लेबर से या मशीन से। क्लियर। थर्ड प्रॉब्लम जो आता है वो आता है फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएंगे। दीदी किसके लिए मतलब, किसके लिए मतलब किस सेक्शन के लिए। हमारे इकोनॉमी में है ना दो सेक्शन है, एक रिच और एक पुअर। अब तुम जो सामान बना रहे हो वो तुम किसके लिए बना रहे हैं, रिच के लिए बना रहे हैं या पुअर के लिए बना रहे हैं। दीदी किसी भी सामान के पीछे ऐसा लिखा थोड़ी रहता है कि दिस इज फॉर रिच, दिस इज फॉर पुअर। बेटा ऐसे तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन वो जो उसका प्राइस टैग होता है ना वो खुद डिसाइड कर लेता है कि ये सामान रिच के लिए है या पुअर के लिए है। गुची का बैग, प्राडा का बैग, ये सब पुअर पीपल के लिए नहीं है। कैसे पता है, उसके पीछे लिखा थोड़ी है कि गरीब लोग आएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। ऐसा लिखा थोड़ी है ओनली फॉर रिच पीपल, कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन स्टिल वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के लिए है। ये कौन डिसाइड किया, ये डिसाइड किया उस सामान के पीछे लिखा हुआ प्राइस। तो एज अ प्रोड्यूसर तुमको पहले ही डिसाइड करना है कि तुम जो सामान बना रहे हो वो रिच के लिए बना रहे हो या पुअर के लिए बना रहे हो। क्यों, क्योंकि अगर रिच के लिए बनाओगे ना तो उसमें तुम प्राइस ज्यादा रख सकते हो, मतलब उसको महंगा बेच सकते हो। लेकिन अगर पुअर के लिए बनाओगे तो तुमको उसको सस्ता बेचना पड़ेगा, तो तुमको उसका कॉस्ट भी कम रखना होगा। तो तुमको एज अ प्रोड्यूसर ये पहले डिसाइड करना है कि तुम किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड है। क्लियर, डन।
तो दीज आर द मेन 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब एडिशनली हम क्या बोले, आईएससी 3 प्रॉब्लम और ऐड करता है, जिसमें पहला प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सी, थोड़ा देर पहले अभी अपने बात की है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। जैसे मैं ह्यूमंस भी रिसोर्स है क्या, है ना, लेबर। एक इंसान को प्रोड्यूस करने के लिए 4 आइटम लगता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो लेबर भी एक तरीके से रिसोर्स है ना। रिसोर्स मतलब कोई भी चीज जिसके हेल्प से तुम प्रोड्यूस करोगे, जिसके हेल्प से तुम कंज्यूम करोगे, तो लेबर आर ऑल्सो रिसोर्सेस, हाँ या ना। तो मैं भी एक रिसोर्स हूं, मैं भी एक जरिया हूं जिससे मैं सर्विस प्रोड्यूस करके आपको देती हूँ। क्लियर। अब दिक्कत क्या है कि रिसोर्स तो लिमिटेड है, हमारे इकोनॉमी में हम लोग ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर के स्टार्टिंग से कि रिसोर्सेस का कमी है, और कमी होने के बावजूद हम लोग उस रिसोर्सेस को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। दीदी जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है बेटा, रिसोर्स लिमिटेड है, यानी लेबर भी रिसोर्स है, लिमिटेड है, कम है, और उसके बावजूद हम लोग उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको अनएम्प्लॉयड रख रहे हैं। आज एक लेबर घर में बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, अगर उस टाइम पे उससे काम करवाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होगा, जीडीपी बढ़ेगा। बट दिक्कत क्या है, हमारा इकोनॉमी रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करता ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है हमारे इकोनॉमी में, बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स ऐसा है जो बेकार पड़ा हुआ है हमारे इकोनॉमी में, यूज ही नहीं हो रहा है। और वहीं पे अगर उसको यूज कर लेते तो क्या होता, प्रोडक्शन होता, जीडीपी बढ़ जाता। तो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड एडिशनल प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ऑफ efficiency in utilization of resources। प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी मतलब प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पूरी तरह तो यूज करते ही नहीं हो, जैसे लेबर्स को पूरा यूज नहीं कर रहे, जितना है उतना ले ही नहीं रहे, जितना यूज कर रहे हो ना उसको भी ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। दीदी जैसे एक इंसान है जो मान के चलो कारपेंटर है, वो कारपेंटर वाले काम में एक्सपर्ट है, बट उसके पास कारपेंटर के लिए कोई भी नौकरी नहीं मिल रहा है, उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रहा है, जॉबलेस है, तो वो कारपेंटर का जॉब छोड़ के कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है। तो क्या वो इलेक्ट्रिशियन के जॉब में उतना एफिशिएंट हो पाएगा? आंसर इज नो। वो सीखा, सालों से क्या सीखा, कारपेंटर ही करना सीखा, उसका उसमें एक्सपर्टीज है, और तुम उसको अचानक से बोल रहे हो यार इसमें तो काम नहीं है, छोड़ दे, एक काम कर मैं तेरे को सिखा देता हूं तार जोड़ना, अब से इलेक्ट्रिशियन का काम कर ले। तो वो ऑब्वियस सा बात है कि वो इलेक्ट्रिशियन के काम में उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा जितना एफिशिएंट वो कारपेंटर वाले काम में होता। बट जस्ट बिकॉज हमारे इकोनॉमी में जॉब्स की कमी है, रिसोर्सेस फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है, तो जो रिसोर्स को जहां काम मिलता है वो वहां काम कर लेता है। ये तो लेबर का एग्जाम्पल है, ऐसे भी बाकी चीज भी होता है। एक एक्स मटीरियल है और एक वाई मटीरियल है, दोनों थोड़ा थोड़ा अलग है बट थोड़ा थोड़ा सेम भी है, मतलब कंप्लीट सब्स्टिट्यूट नहीं है बट थोड़ा बहुत मैच करता है। अब मेरे को एक सामान बनाना है जिसमें सबसे अच्छे से ए यूज होता है, लेकिन ए का कमी है इसलिए हम बी यूज लगा ले रहे हैं, तो क्या बी उतना अच्छा रिजल्ट देगा? आंसर इज नो। बी से काम हो जाएगा बट बी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट क्या होता, ए होता। हम लोग ऐसा भी करते हैं, आज उससे अगर कारपेंटरी का काम कराते तो वो ज्यादा अच्छा काम करता, बट जस्ट बिकॉज जॉब नहीं है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है जिसमें वो एफिशिएंट नहीं है। तो ये भी इकोनॉमी का एक प्रॉब्लम है। और लास्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है मतलब प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी बढ़ा ही नहीं रहा है। हमारे इकोनॉमी के पास कैपेसिटी है कि वो 100 किलोज प्रोड्यूस कर सकता है ऑफ एनी गुड। ग्रो करने का मतलब है जब उसका कैपेसिटी 150 किलो 200 किलो प्रोड्यूस करने का हो जाए। आज जो प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करने का अगर कैपेसिटी हो तो हम बोलेंगे हमारा इकोनॉमी क्या किया है, ग्रो किया है। तो दीदी वो क्यों नहीं है? अरे वो तब होगा ना जब तुम रिसोर्सेस को फुल्ली और एफिशिएंटली यूज करोगे। जो रिसोर्स है उसको ना पूरा यूज कर रहे हो ना ढंग से यूज कर रहे हो, तो इकोनॉमी ग्रो करेगा कैसे? इकोनॉमी को अगर ग्रो करवाना है तो पहले रिसोर्सेस को फुल्ली और रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज करना पड़ेगा, तभी जाके इकोनॉमी ग्रो करेगा, वरना इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो
ये भी एक प्रॉब्लम है कि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली, दैट इज वाई वी आर नॉट गेटिंग एनी ग्रोथ इन आवर इकोनॉमी। क्लियर है क्या? तो दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। डन। हम लोग चैप्टर में काफी कुछ पढ़ लिया अभी तक। अब चैप्टर का जो टॉपिक आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके लिए हम चैप्टर के स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, समझते नहीं है और गड़बड़ कर देते हैं। टॉपिक है क्या? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? एक प्रोड्यूसर के दिमाग से सोचना है आपको। अभी आपको इतना देर में ये तो समझ आया कि एक प्रोड्यूसर सामान बनाता है, बनाने के लिए रिसोर्सेज लगता है और रिसोर्सेज हमारे इकोनॉमी में लिमिटेड है। हमारे इकोनॉमी में उतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो सब कुछ बना पाए। अब मान के चलना एक प्रोड्यूसर है, उसके पास ऑप्शन है दो चीज बनाने का, या तो वो कमोडिटी ए बनाए या फिर वो कमोडिटी बी बनाए। ठीक, दोनों में से कोई एक बना सकता है या दोनों थोड़ा थोड़ा बना सकता है। मान के चलना वो ये सोचा कि वो सिर्फ और सिर्फ बी बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी बनाएगा, और अगर सिर्फ और सिर्फ बी बनाएगा तो उसके पास जितना रिसोर्सेज है वो सारा रिसोर्सेज लगा देगा, तो 15 यूनिट्स ऑफ बी बनेगा, 15 यूनिट्स ऑफ बी बनेगा। यानी क्या कॉम्बिनेशन बैठाया वो? 0 यूनिट्स ऑफ ए एंड 15 यूनिट्स ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बोले कि मम्मी है तुम्हारी मम्मी के पास आटा है 1 kg, मम्मी 1 kg आटा से 2 काम कर सकती है, या तो पराठा बना सकती है या प्लेन रोटी बना सकती है। अब अगर मम्मी ये डिसाइड की कि आज मम्मी एक भी पराठा नहीं बनाएगी, तो मम्मी कितना रोटी बना सकती है? मम्मी 15 रोटी बना सकती है। तो मम्मी के पास पहला ऑप्शन क्या है? टू प्रोड्यूस 0 पराठा एंड 15 रोटीज। तो सेम भी अब एक प्रोड्यूसर के पीओवी से सोचो। एक प्रोड्यूसर के पास पहला ऑप्शन जो है वो क्या है कि वो कोई भी कमोडिटी ए ना बनाए, वो सारा जितना उसके पास रिसोर्स है वो सब लगा के क्या बनाए? कमोडिटी बी बनाए, तो वो 15 कमोडिटी बी बना पाएगा। देखो 0 और 15। ठीक, अब मान के चलना उस प्रोड्यूसर का मन किया कि वो थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज से कमोडिटी ए भी बनाए, तो वो 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी ए बनाया। कितना यूनिट बनाया कमोडिटी ए का? 1। ठीक, अब एक सिंपल सा बात बताना, मेरे पास इतना सा सामान है, हम अभी ये सामान सारा का सारा लगा रहे थे कमोडिटी बी में। ठीक, अब हम इस सामान में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के कमोडिटी ए बना रहे हैं, तो क्या अब भी मेरा पहले जितना कमोडिटी बी बन पाएगा? आंसर इज नो। अब ए बी में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आओ हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है, आओ। वो शेड्यूल बना हुआ है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, एक संग सब देखते हैं। मेरे पास पहला ऑप्शन क्या था? मान के चलना मेरे पास जो रिसोर्स है वो इतना है, ये मेरा रिसोर्स है टोटल। हम इससे ए भी बना सकते, बी भी बना सकते, मेरा मर्जी। हम फर्स्ट में क्या किए? हम ए नहीं बनाए, तो हम सारा अपना ये पूरा का पूरा जितना रिसोर्स है ये पूरा का पूरा लगा देंगे बी में, तो बी कितना बनेगा? 15। ठीक, ये एग्जाम्पल है बस। अब मेरा मन किया कि हम एक ए बना ही ले। अभी तक तो हम ए नहीं बना रहे थे, बट अब मेरा मन किया कि हम एक ठो ए बना ले। अब एक बात सोचना, ये मेरा रिसोर्स था, हम अभी ये पूरा से बी बना रहे थे, अब हम क्या किए? इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल दिए, निकाल के क्या बना लिए? ए। तो अब बी बनाने के लिए इतना ही बचा है ना, यानी बी बनाने के लिए अब मेरे पास रिसोर्स कम बचा है, तो अब मेरा बी भी कम बनेगा। अब 15 बी नहीं बना सकते, अब मान के चलना 14 बी बनाए। कितना बी बनाए? 14, 14। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास पहला ऑप्शन क्या था? 0A 15B। दूसरा ऑप्शन क्या था? 1A 14B। ठीक, तीसरा ऑप्शन हम सोचे एक और ए बना ले। एक तो बना ही लिए थे, अब एक और बनाने का सोचे, यानी टोटल में कितना बनाने का सोचे? 2। यानी अब थोड़ा सा और रिसोर्स निकल के चला जाएगा, हाँ या ना?
बी के लिए और कम रिसोर्स बचा, तो अब बी पहले से और कम हो जाएगा। हम क्या किए, -1। तुम्हारा दिमाग भी यही बोलेगा दीदी 13 बैठा दीजिए, लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं। इकोनॉमिक्स बोलता है कि अब -2 होगा। दीदी क्यों, लॉजिक क्या है, सुनना ढंग से, लॉजिक क्या है। हम लोग ये अज्यूम करते हुए चलते हैं कि रिसोर्सेज हर यूनिट के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलना, हम लोगों के पास रिसोर्स के नाम पे ऑरेंजेस था। क्या था, ऑरेंजेस। और ऑरेंज से मेरे पास दो ऑप्शन था। ऑरेंज से मेरे पास दो ऑप्शन था। एक ऑप्शन था कि हम ऑरेंज जूस बना ले, और एक ऑप्शन था हम ऑरेंज कैंडी बना ले। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, समझो। मेरे पास एक ऑप्शन था हम ऑरेंज जूस बना ले, और एक ऑप्शन था हम ऑरेंज कैंडी बना ले। और मेरे पास कितना ऑरेंज है, 20 ऑरेंजेस। हम पहले क्या किए, जूस नहीं बनाए, तो मेरा 20 ऑरेंजेस से 15 कैंडीज बन गया। ठीक, अब हम क्या किए, दूसरा मेरे पास ऑप्शन था हम एक ग्लास जूस बना ले। हम एक ग्लास जूस बनाए तो कुछ ऑरेंज यूज हो गया एक ग्लास जूस में, तो रिमेनिंग जितना ऑरेंज बचा उससे मान के चलना 14 कैंडी बना। ठीक, अब मेरा मन किया एक ग्लास और ऑरेंज जूस बनाने का। ठीक, पहली बार जब हम एक ग्लास ऑरेंज जूस बनाए थे ना, तब क्या हुआ था, 2 ऑरेंज यूज करने पे पूरा एक ग्लास भर के जूस निकल गया था। तो हम क्या सोचे कि चलो बढ़िया बात है, 2 ऑरेंज यूज किए तो एक ग्लास जूस निकल गया। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि बाद वाला सारा ऑरेंजेस में भी उतना ही जूस रहे। हो सकता है ना कि एक ऑरेंज ज्यादा जूसी था, एक ऑरेंज कम जूसी है, हाँ या ना। अब अगर ज्यादा जूसी ऑरेंज होगा तो कम ऑरेंजेस से ज्यादा जूस बनेगा। जैसे फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में हम एक ऑरेंज हटाए और एक ऑरेंज यहां पे ऐड किए, तो मेरा पूरा एक ग्लास जूस बन गया। अब हम वापस से एक और ग्लास जूस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार मेरा 2 ऑरेंज लग गया। क्यों, क्योंकि इस बार वाला ऑरेंज जो था वो उतना जूसी नहीं था। तो मेरे पास फिर सिर्फ और सिर्फ 12 कैंडी बनाने के लिए बचा। समझा कि नहीं समझा। बेसिकली बात ये होता है कि तुम्हारे पास जितना रिसोर्सेज है सब इक्वली एफिशिएंट हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई रिसोर्स ज्यादा अच्छा काम करता है, कोई रिसोर्स थोड़ा कम काम करता है, तो जो ज्यादा अच्छा काम करता है उसको कम यूज करके ही ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, और जो थोड़ा कमजोर है उसका ज्यादा यूसेज करना होगा। तो हम लोग यही हमेशा अज्यूम करते हुए चलते हैं कि सबसे पहले हम लोग अच्छा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, और जितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग उतना कमजोर रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो कमजोर रिसोर्सेज में ज्यादा लग जाता है। जैसे मेरे पास जो 20 ऑरेंजेस था उसको हम सेट कर लिए थे। पहला ऑरेंज सबसे ज्यादा जूसी था, तो उससे पूरा एक ग्लास जूस निकल गया। उसके बाद जो दूसरा ऑरेंज लिए ना वो थोड़ा कम जूसी था, तो उसमें फिर 2 ऑरेंज लगा तब जाके एक ग्लास जूस निकला। फिर बाद वाला ऑरेंज और कम जूसी था, तब 3 ऑरेंज लगा तब जाके एक ग्लास जूस निकला। देखो, अब 3 ऑरेंज लगा तब जाके एक ग्लास जूस निकला। फिर और कमजोर ऑरेंज था, तो 4 ऑरेंज लगने पे एक ग्लास जूस निकला। हर बार जूस कितना निकल रहा है, एक ग्लास, लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइस हर बार ज्यादा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करते हैं पीपीसी में कि रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। शुरू का रिसोर्सेज अच्छा है, धीरे धीरे रिसोर्सेज और खराब होता है, इसलिए उसका ज्यादा यूज करना पड़ता है। प्रोडक्शन हर बार एक ग्लास ऑरेंज जूस का ही हो रहा है, लेकिन फॉर दैट 1 ग्लास ऑरेंज जूस हर बार ज्यादा ऑरेंज लग रहा है, बिकॉज ऑरेंजेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, एंड ऑरेंज मेरा रिसोर्स है। तो होता यही है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। एक आदमी था जिसके अंडर 20 वर्कर था, वो उस वर्कर से 2 काम करवा सकता था, या तो पेंट करवा सकता था या तो सफाई करवा सकता था। पहले वो सबसे सफाई करवाया, फिर वो क्या किया, धीरे धीरे एक एक वर्कर को पेंट के तरफ शिफ्ट किया। पहला वर्कर बहुत एफिशिएंट था, तो वो अकेला मिलके पूरा 2 दीवार पेंट कर दिया। तो हम क्या सोचे, पहले मेरे दिमाग में ये आया एक वर्कर 2 दीवार पेंट कर देगा, लेकिन दूसरा वर्कर उतना एफिशिएंट नहीं था, तो हमको 2 वर्कर लगाना पड़ा फॉर 2 दीवार। पहली बार भी 2 ही दीवार पेंट हुआ, बट वो एक अकेला वर्कर कर दिया क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट था। दूसरी बार सेम 2 दीवार को पेंट करने के लिए 2 वर्कर लगाना पड़ा क्योंकि वो लोग कम एफिशिएंट थे। तीसरी बार
सेम 2 दीवार को पेंट करने के लिए 3 वर्कर लगाना पड़ रहा है। पेंट हर बार 2 ही दीवार हो रहा है, लेकिन उसके लिए वर्कर ज्यादा लग रहा है। यानी गेन होते वक्त 1 यूनिट ही गेन हो रहा है, लेकिन सैक्रिफाइस हर बार 1 यूनिट के लिए ज्यादा करना पड़ रहा है। बिकॉज शुरू में हम लोग अज्यूम करते हैं रिसोर्सेज ज्यादा एफिशिएंट होता है, इवेंचुअली रिसोर्सेज कम एफिशिएंट होता है, एंड सब इक्वली एफिशिएंट तो होता ही नहीं है। और एक प्रोड्यूसर पहले अच्छा रिसोर्सेज को यूज करता है, बाद में ढीला रिसोर्स यूज करता है। इसीलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि पहले कम सैक्रिफाइस करना होता है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना सैक्रिफाइस बढ़ता रहेगा, उतना सैक्रिफाइस बढ़ता रहेगा। इस बार 5 सैक्रिफाइस करना होगा, बचा ही 5 है, 5 में से 5 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 0। और गेन क्या होगा? फिर से 1। हर बार गेन क्या हो रहा है? 1 1 1 1 1। और उसके लिए सैक्रिफाइस एक बार 1 हुआ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। कट शॉर्ट में बात करें तो सैक्रिफाइस हर टाइम ज्यादा करना पड़ता है, हर टाइम सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ता है। और हम लोग जो सैक्रिफाइस करते हैं उसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर तुम निकालोगे तो आओ निकालते हैं। पहली बार तो कुछ नहीं है, पहली बार तो स्टार्ट ही हुआ है तो डैश दे देते हैं। दूसरी बार देखो तुम कितना सैक्रिफाइस किया, 1 सैक्रिफाइस किया, और उसके बदले तुमको गेन क्या हुआ? 1। 1/1 1। दीदी 1/1 क्यों किए? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय गेन, लॉस बाय गेन। तो पहली बार लॉस कितने का हुआ? 1 का। गेन कितने का हुआ? 1 का। दूसरी बार लॉस कितने का हुआ? 2 का, पर गेन 1 का, तो एमओसी 2। तीसरी बार लॉस कितने का हुआ? 3 का, लेकिन गेन हर बार कितने का हो रहा है? 1 का। चौथी बार 4 का, गेन 1 का। पांचवी बार 5 का लॉस, गेन 1 का। तो कट शॉर्ट में बात करें तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जो हमारा सैक्रिफाइस है वो हर बार बढ़ता रहता है। एमओसी ऑलवेज कीप्स ऑन राइजिंग। क्लियर है क्या यहां तक सबको? तो दिस इज पीपीसी। अब पीपीसी तो दीदी यहां हुआ ही नहीं, यहां तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझे हो। इसी को जब हम लोग ग्राफ में बैठा देते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बेटा? पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखो, curve which shows various combination of two goods that can be produced with the available technique and resources। ठीक, इसका एक नाम और है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। डन। अब आओ, जब भी हम लोग पीपीसी पढ़ते हैं ना तो हम लोग कुछ चीजों को अज्यूम करते हैं जिसमें हम लोग ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। हम लोग पहला एक चीज अज्यूम किए कि हमारे पास ऑरेंजेस कितना है? 20, यानी ना 21 है ना 19 है। रिसोर्सेस क्या है हमारे पास? फिक्स्ड। रिसोर्सेस क्या है हमारे पास? फिक्स्ड। हम लोग दूसरा ये भी बात अज्यूम करेंगे कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं हुआ है। ऐसा क्यों अज्यूम करेंगे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बेटर टेक्नोलॉजी होने के वजह से रिसोर्सेस कम यूज होता है, तो इसलिए हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि पहली बार से लेकर लास्ट बार तक टेक्नोलॉजी सेम ही था, टेक्निक में कोई चेंज नहीं हुआ था। तीसरा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं जितना रिसोर्स है सब यूज कर रहे हो, मतलब अगर तुम्हारे पास 20 ऑरेंजेस था तुम पूरा 20 यूज कर रहे हैं, चाहे तुम उससे जूस बनाओ चाहे कैंडी बनाओ, बट तुम पूरा 20 यूज कर रहे हैं। और लास्ट जो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ के आए, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। सारे गुड्स के लिए रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है। अब ये है आपका पीपीसी का ग्राफ। आप ना एग्जाम में आराम से बस ऐसे बना सकते हो, y x गुड y गुड x, बस अलग अलग पॉइंट्स कर देना, a b c d e। ये पॉइंट्स क्या है? ये पॉइंट्स पॉसिबिलिटी है। पहला ये पॉसिबिलिटी है, इतना बनाओ। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? गुड y इतना, गुड x इतना, यानी गुड y यहाँ पे, गुड x यहाँ पे। तीसरा क्या है? गुड y देखो कम हो गया, तो एक कम बनाओगे तो दूसरा ज्यादा बना पाओगे। फिर गुड y कम हुआ, गुड x और बढ़ गया। ये अंदर के लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस समझाने के लिए बनाई हूं कि पहली बार देखो 14 b बना था और 1 a बना था, फिर b कम किए तो a बढ़ गया, b कम किए a बढ़ गया। यही तो हो रहा था,
कैंडी कम कर रहे थे, जूस बढ़ रहा था, कैंडी कम कर रहे थे, जूस बढ़ रहा था। तो यही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा, एक बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा। और जब भी कोई भी चीज के बीच ये रिलेशन होता है ना कि एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो हम लोग उसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन। और अगर कभी भी किसी भी चीज के बीच इनवर्स रिलेशन होता है तो उसका कर्व को हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग माना जाता है। अब पीपीसी में हम लोग क्या दिखाते हैं? दो अलग अलग गुड्स, जैसे ऑरेंज जूस एंड ऑरेंज कैंडी। अगर ऑरेंज जूस बनाना है, ऑरेंज कैंडी कम करना होगा, यानी इनके बीच का रिलेशन क्या है? इनवर्स। एक बढ़ाओगे दूसरा कम करना होगा। अब इनवर्स रिलेशन है तो पीपीसी कौन सा स्लोपिंग होगा बेटा? पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो पीपीसी का एक फीचर है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर आता है पीपीसी कनकेव होता है। बचपन में कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़े थे। ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पीपीसी हमेशा कनकेव होता है। कनकेव होने का रीजन ये है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी पढ़ के आए, एमओसी हमेशा क्या होता है? इंक्रीज। पहली बार 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो तुमको एग्जाम में यही लिखना है, पीपीसी इज ऑलवेज कनकेव बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर? अब लास्ट 5 मिनट चैप्टर का लास्ट बात बचा हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स जो हम लोग पढ़े उसको हम लोग पीपीसी के जरिए शो करेंगे, पीपीसी के जरिए शो करेंगे। पहला प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। एक बात बताना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन बना हुआ है पीपीसी का, उसमें ये जो पॉइंट है के, मेरे पीपीसी के बाहर है। पीपीसी मतलब क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, यानी हम क्या क्या पॉसिबल है जो बना सकते हैं। अब अगर कोई पॉइंट मेरे पीपीसी के बाहर है, यानी वो मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स नहीं है मतलब मेरे पास क्या है? स्कैरसिटी है। तो पॉइंट के क्या दिखा रहा है? स्कैरसिटी। क्योंकि स्कैरसिटी है इसीलिए तुम के नहीं बना सकते। तुम्हारा मैक्सिमम क्या है? तुम्हारा मैक्सिमम ये लाइन है। ठीक। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम सी का मतलब 14B और इतना ए, और या तो पॉइंट ई, बी को कम करना है, ए को बढ़ाना है। हम या तो सी बना सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं ना। या तो सी बना पाएंगे या तो ए बना पाएंगे। मेरे पास क्या ऑप्शन है? जैसे तुम हम लोग वो भी किए थे, टेबल भी किए थे। तो टेबल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या था? ऑरेंज कैंडी, ऑरेंज जूस। पहला ऑप्शन था ये और 15, फिर था 1 और 14, फिर था 2 और 12। ठीक है, हम या तो ये ऑप्शन ले सकते हैं, या तो ये ऑप्शन ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं। तीनों एक संग नहीं ले सकते ना। या तो हम 0-15 लेंगे, या 1-14 लेंगे, या 2-12 लेंगे। तो अब मेरे को चूज करना है कि हम कौन सा लेंगे। उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज में से तुम एज अ प्रोड्यूसर कौन सा पॉसिबिलिटी लेगा। उसी को सेम व्हाट टू प्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, कि तुम कौन सा बनाएगा। तुम ज्यादा ऑरेंज जूस बनाएगा या ज्यादा ऑरेंज कैंडी बनाएगा, तुम उस अकॉर्डिंग अपना पॉसिबिलिटी चूज करो। और लास्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान के चलना हम क्या बनाए? हम एच बनाए। एच मतलब हम क्या बनाए? हम एच बनाए। एच देखो पीपीसी के अंदर एक पॉइंट है, हम अगर एच बनाए हैं तो इसका मतलब हम अपना रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किए। दीदी कैसे फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया? बाबू मेरा औकात क्या है? मेरा औकात है पीपीसी के लाइन बनाना। मतलब पीपीसी के लाइन में 2 पॉइंट दिख रहा है आपको, सी और ई। हम सी और ई तक बना सकते हैं, बट हम अगर उससे कम बनाए हैं मतलब हम अपने रिसोर्स को फुल्ली यूज नहीं किए हैं। और लास्ट आता है प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारा इकोनॉमी पीछे है। इकोनॉमी पीछे है इसीलिए हमारा पीपीसी पीछे है। आज अगर इकोनॉमी आगे बढ़ जाए तो अभी जो मेरे लिए बनाना पॉसिबल नहीं है, जैसे इस डायग्राम में पॉइंट के मेरे लिए अभी बनाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर इकोनॉमी आगे बढ़ेगा तो शायद हम के भी बना पाएंगे कल को। इकोनॉमी अगर आगे बढ़े तो हम शायद कल को के भी बना पाएंगे। आज जो अटेनेबल नहीं है कल वो अटेनेबल हो जाएगा। तुमसे है ना ऐसा ग्राफ देख के एग्जाम में पूछता है इसमें से कौन सा अटेनेबल है। अटेनेबल मतलब बनाना पॉसिबल है। तुम बच्चा है, तुम क्या लिखता है पता है?
सी और ई बनाना पॉसिबल है, बट बेटा तुमसे ये नहीं पूछा बनाना कौन सा चाहिए। पॉसिबल, पॉसिबल तो एच भी है ना। पीपीसी के लाइन पे या पीपीसी के लाइन के अंदर जितना पॉइंट है सब बनाना पॉसिबल है, पीपीसी के बाहर वाला पॉइंट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो पीपीसी के लाइन में 2 पॉइंट दिख रहा है इस डायग्राम में, सी और ई, वो पॉसिबल है, और अंदर एक पॉइंट दिख रहा है एच, वो भी पॉसिबल है। अंदर या लाइन पे तो पॉसिबल ही है ना। हाँ, अंदर बनाना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर अंदर बनाए मतलब रिसोर्सेज पूरा यूज नहीं किए हो, बट पॉसिबल तो है ना। तो पॉसिबल सी भी है, ई भी है और एच भी है, लेकिन बनाना चाहिए क्या, सी और ई में से कोई एक। अच्छा, इम्पॉसिबल क्या है, बाहर वाला पॉइंट के। तो कट शॉर्ट में बात करें तो अटेनेबल क्या क्या है, सी, ई और एच। अनअटेनेबल कौन सा है, के। क्लियर है क्या? इतना ही है ये पूरे चैप्टर में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।